3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र एआई और मानवीय बुद्धि। श्री राजेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, प्रस्तुतकर्ता, विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अधिवक्ता रेखा चौरसिया, नेशनल प्रमोटर विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद से। और आपके बीच आज मैं उपस्थित हुई हूं विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद से, जो कि निरंतर 5 वर्षों से मानवाधिकारों के संरक्षण एवं कानूनी सहायता के क्षेत्र में कार्यरत विश्व स्तरीय संगठन है, जिनके द्वारा यह ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया जा रहा है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे आज के वक्ता हैं श्री राजेश मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और दूरदर्शन से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां टेक्निकल मशीनरीज जो है वो हमारे हाथों का केवल एक उपकरण नहीं रह गई है, बल्कि मैं समझता हूं कि हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न अंग भी बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि कहा गया, बुद्धिमत्ता, मानवीय बुद्धि कहा गया और कृत्रिम बुद्धि कहा गया। तो भाई ठीक है, कृत्रिम का मतलब ही होता है बनाया गया, कृत्रिम का मतलब ही होता है नकली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारे जीवन में इतनी सहजता से प्रवेश कर चुका है कि हमें इसका एहसास नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे भी आज इसका काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को कहीं ना कहीं वो ड्राइंग बनाने में काम कर रहे हैं, पढ़ने में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ इसका उपयोग नहीं हो रहा है। हर जगह ये प्रवेश कर चुका है। फिर चाहे डॉक्टरों द्वारा रोगों की पहचान का मामला हो, बैंकिंग से धोखाधड़ी का मामला हो, पुलिस का मामला हो, फसल का मामला हो, मौसम की बातें हो, हर जगह एआई बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हो। एजुकेशन की ये बात और एडमिनिस्ट्रेशन की बात में भी इसकी दखल है। अब जहां तक जर्नलिज्म की बात है, तो जर्नलिज्म की बात में डेटा विश्लेषण का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग खुद कर रहे हैं। फिल्म में आर्टिफिशियल संगीत दे सकता है, दे रहा है, डिजाइन तैयार कर रहा है, एक अच्छा सेट तैयार करके दे रहा है कि हमको आज, पहले हम लोग क्रोमा पर शूट करते थे, आज एआई से ही हम सेट बनवा रहे हैं। बहरहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो अनुवाद भी कर सकता है, डिजाइन भी बना सकता है। ये हमारी कार्यकुशलता पर तो बहुत बेहतर प्रभाव इसका पड़ ही रहा है और इसका स्वागत भी हम सबको करना चाहिए, क्योंकि एआई वो तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और मशीनों को किसी न किसी तरीके से विकसित किया जाता है। और कौन करते हैं? इंसान ही तो करते हैं, मानवीय बुद्धि ही तो करती है। और ये कंप्यूटर से हम फिर सीखते हैं, तर्क करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और कुछ बौद्धिक गतिविधियां भी करते हैं। बहरहाल इसलिए हमें एआई का तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करना चाहिए और मैं खुद करता हूं इसका। लेकिन एक सवाल है कि क्या हम कह सकते हैं कि एआई हमारे चरित्र का भी निर्माण कर सकता है? शायद नहीं, चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ आपको और हमको ही करना पड़ेगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि एजुकेशन यानी शिक्षा वो है जिससे चरित्र का निर्माण है। अगर आप चाहें तो इस बीच में मेरे से कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सेशन के बाद पूछें, इससे बेहतर होगा कि बीच बीच में भी पूछ सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा, आज कार्यक्रम की शुरुआत में एक छोटा सा, सारे जितने हमारे डिबेटर्स बैठे हुए हैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से बताइएगा, आज जब आप सुबह सोकर के उठे थे तो किस किस ने मोबाइल देखा? मैं समझता हूं शायद सभी ने। ये कोई पूछने की तो बात है नहीं कि किस किसने देखा, सभी ने देखा है। अब दूसरा प्रश्न है, कितने लोगों ने आज किसी न किसी रूप में एआई का उपयोग? फिर चाहे वो गूगल सर्च का मामला हो, चैट जीपीटी का मामला हो, वॉइस असिस्टेंट यूट्यूब का मामला हो, इंस्टाग्राम का मामला हो, कितने लोगों ने किया? शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, कुछ ने तो बिना जाने भी किया होगा। तो ये तो मामला आज के विज्ञान के युग का है कि हर मुश्किल आसान बना दी दुनिया में विज्ञान ने, दुनिया में टेक्निक ने, और कुदरत पर भी काबू कर डाला है एआई ने। सोचिए, एक समय वो भी था जब केवल मशीनें हमारी आदेश को मानती थी। आज वही मशीनें हमसे ही सीखती है, विश्लेषण करती है,
निर्णय लेने में सहायक होती है, और कई बार मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीन ही मनुष्य से, हमारे से तेज गति से चलती है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि मशीन तेज तो हो सकती है, लेकिन क्या एआई हमारा और आपका स्थान ले सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एआई राजेश मिश्रा नहीं बन सकता है, एआई रेखा चौरसिया नहीं बन सकती, वो गीत नहीं लिख सकती है, वो गीत नहीं गा सकता है, वो अपनी भाषा में अपने मनोभाव को ढाल सकता है। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि आपके घर में आज कोई खटपट हो गई। ये खटपट किसी से भी हो सकती है, पत्नी से हो सकती है, बच्चों से हो सकता है, बहू से हो सकती है। मान लीजिए कोई खटपट है, कोई मनमुटाव सी बात हो गई। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मैं आपको बतलाता हूँ। एक बार एआई से पूछ कर देखिए कि आज मेरी पत्नी से बड़ी खटपट हो रही है, मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी से, मेरे दामाद से या मेरे बच्चे से खटपट हो गई है, मनमुटाव हो गया है पिछले 2 दिनों से, मैं क्या करूंगा? आप एआई से पूछिए, एआई आपको 10 सेकंड में जवाब देगा। वो कहेगा आपकी पत्नी से आपकी खटपट है, क्या आपके बेटे से आपका खटपट है? तो आप बताइए। आप फिर बतलाएंगे कि मेरी आज तो इनसे खटपट हो जाए, कारण बताएगा। फिर वो कारण क्या बताएगा कि आप कुछ ऐसा कीजिए, आप पूछ कर बतलाइए, आप सोचिए कि आपके बेटे से खटपट क्यों हुई है, आपकी पत्नी क्यों आपसे नाराज है। अपने हिसाब से वो एक संभावित आंसर्स देने की कोशिश करेगा, लेकिन समाधान नहीं बताएगा। लेकिन यदि यही प्रश्न आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछिएगा, बड़े बुजुर्गों से पूछिए, दादा दादी से पूछिए, चाचा चाची से पूछिए, तो शायद वो कहेंगे बेटा पहले जाकर अपनी पत्नी से बात तो कर लो, बेटा बहू क्यों नाराज है उनसे बात तो कर लो, है ना? तो मैं समझता हूं यही है एआई और मानवीय संवेदनाओं के बीच का फर्क, मानव बुद्धि के बीच का फर्क। जरा सोचिए, ऐसा हुआ है मेरे पास, सफदरजंग इनक्लेव के पास ही एक घटना घटी थी और उसमें मैं सहायक हुआ, पर मैं उसको थोड़े उलट करके बतला रहा हूँ। जरा सोचिए, सड़क पर कोई व्यक्ति घायल हो गया है, कोई व्यक्ति दिखाई दे, एआई क्या करेगा? घायल हो गया तो एआई से आप पूछिए, भाई ये व्यक्ति तो मेरे पास में जैन टीवी के पास, रोहिणी नगर के पास हो गिरा हुआ है, मैं क्या करूं? तो एआई तुरंत आपको बतलाएगा कि आप एम्बुलेंस बुलाइए। लेकिन ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप घायल व्यक्ति का हाथ पकड़ेंगे, उसे सांत्वना देंगे, बोलेंगे कुछ नहीं हुआ है, चलो हमारे साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं ना। आप उसके दर्द को महसूस करेंगे, लेकिन एआई आपको कहेगा एम्बुलेंस बुलाइए और उसे नजदीक के अस्पताल में ले जाइए। यही है संवेदना और मानवीय बुद्धि के बीच का डिफरेंट। इसलिए मैं कहूंगा कि यदि एआई हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाती है, हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से उसे वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि विवेक के बिना कोई भी शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। जैसा कि मैंने कल कहा था, इंफॉर्मेशन वार जो है वो विनाश का भी कारण बन सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है एक जगह की शिक्षा वो है जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है और बुद्धि के विकास का निर्माण होता है और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसलिए एआई तो केवल सूचना दे सकती है, डाटा का विश्लेषण कर सकती है, लेकिन आपके चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती है। वो केवल आपको ही करना है। जैसा कि मैंने कहा, देखिए एआई सोचती है अपने तरीके से, आपके तरीके से नहीं सोचती है। वो संवेदनाओं के तरीके से नहीं सोचती है, उसके आंसू नहीं बहते हैं। वो सोचने का आभास पैदा करती है, लेकिन तरीके से सोचता तो केवल मनुष्य ही है, हम ही लोग हैं। चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। ये विशाल मात्रा में सिर्फ एआई डाटा उत्पन्न कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, सोच नहीं सकता है। लेकिन मानवीय बुद्धि को हम अनुभव कर सकते हैं। मानवीय बुद्धि वो है जो भावनाओं के द्वारा पैदा होती है, लेकिन बनी बनाई बुद्धि यानी कृत्रिम बुद्धि भावनाओं की केवल नकल ही कर सकती है। ये हमारी अपनी सोच है।
कृत्रिम बुद्धि जिसे आप कहते हैं नियमों के आधार पर काम करती है, वो नियमों के आधार पर चलती है, उनके अपने डाटा विश्लेषण होते हैं, उसकी अपनी एक सोच होती है जिसे आपने हम नहीं बनाया है, वो कल्पनाशील नहीं हो सकती है। मानवीय बुद्धि सिर्फ कल्पनाशील है। तो एक बात और यहाँ सामने आता है कि सपने हम देखते हैं, क्या एआई भी सपने देखती है? ना, कभी नहीं देखती है। सपने देखने का अधिकार, जैसा कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जागी आंखों के सपने, ये सपने देखने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है। जब हमारी आंखें बंद रहती है तब हम सपने देखते हैं, लेकिन सपना वो है जो जागते हुए देखा जाए। कल्पना कीजिए, सपनों के बारे में एक बात कहता हूँ कि कल्पना कीजिए आज 2026 है और आप चले जाइए 2050 में, 24 साल पहले, भविष्य में चले जाइए। एक सीन तैयार कीजिए, समझ लीजिए किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए सीन तैयार कर रहे हैं। एक 5 स्टार होटल है, एक 5 स्टार हॉस्पिटल्स है, बहुत सुंदर हॉस्पिटल्स है, उसमें सारी चीजें हैं, सारी सुख सुविधाओं की चीजें हैं, और इसी में एक ओपीडी में अंदर एक बच्चा अपने बीमार पिता को लेकर के पहुंचता है। हालत पिता की बहुत खराब है। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन अस्पताल जो है वो 5 स्टार है। वहां एक अत्याधुनिक मशीन है जिसे आप एआई सिस्टम कह सकते हैं। वो एआई सिस्टम बैठा हुआ है डॉक्टर की जगह। आप उससे बात करते हैं, डाटा फीड करते हैं, मेरे पापा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो तुरंत उनका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह देखता है, उसमें जैसे ही आप डालते हैं वो देखता है और कहता है कि आपके पिता के जीवित रहने के चांसेस सिर्फ 10% है, 12%। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोई भी क्या कर सकता है। मान लीजिए वो बच्चा रोने लगता है, घबरा जाता है, लेकिन उसी समय कोई एक अनुभवी डॉक्टर जो हमारी और आपकी तरह है उस लड़के के पास पहुंचता है और उस बच्चे का हाथ पकड़ कर कहता है, घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो, जब तक सांस है तब तक आस है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो यहां क्या हुआ मित्रों? एआई ने केवल आंकड़े दिए और कहा 10% चांसेस हैं पेशेंट के बचने का, लेकिन उस डॉक्टर ने क्या दी? उसने एक आशा दी, एक उम्मीद दी, बस यहीं पर बातें खत्म हो जाती है कि एआई क्या है और मानव के बीच का एआई से क्या संबंध है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव बुद्धिमत्ता में क्या फर्क है। अगर हम सब ये बात समझ लें तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होगा। हमें एआई पर डिपेंड नहीं रहना है, एआई का सहयोग जरूर लेना है, लेकिन जो एआई हमें आत्महत्या करने के लिए बतला देगा, एआई हमें नया जीवन देने के लिए कभी नहीं बताएगा। एआई क्राइम पैदा कर सकता है। अगर आप की मानसिक स्थिति क्राइम के बारे में, तो ये आपको वो डिजाइन बतला सकता है क्राइम करने का। सुधारने की बात तो वो बाद में बताएगा जब आपकी मानसिक स्थिति वैसी होगी कि आप सुधर कैसे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़े चिंता का विषय है, इस पर सोचना चाहिए। बावजूद इसके मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एआई के अगेंस्ट में कुछ नहीं कह रहा हूं, कुछ नहीं कह सकता हूं। देखिए, एक शब्द है ना, तमसो मां ज्योतिर्मय, ये कौन कहते हैं? भारतीय दर्शन का कहना है, तमसो मां ज्योतिर्मय, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर चलिए। लेकिन आज हम एक और यात्रा कर रहे हैं। अज्ञान से ज्ञान तो ठीक है, पुरानी बातें हो गई। आज हम सूचना से विवेक की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी तो बहुत है, बहुत पढ़ चुके हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा और भी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, चैट जीपीटी, एआई, ये सारी चीज बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ कम रख रहे हैं, समझ कम रहे हैं। जानना और समझना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एआई क्या है? लाखों पुस्तकों को पढ़ सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है,
करोड़ों आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है, 10 सेकंड में उत्तर दे सकता है। हमें और आपको तो घंटों और शायद दिन भी लग जाए, लेकिन इस काम को वो आसानी से तो कर ही देता है। फिर सवाल उठता है कि एआई क्या नहीं कर सकता है, तो फिर वही बात आ गई, वो सपने नहीं देख सकता है। सपने तो केवल हम और आप ही देख सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अभी जैसा कि मैंने कहा, कि सपने वो नहीं होते जो जागी आंखों से, जो सोई हुई आंखों से देखे जाएं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने दे, जो आपको सोने नहीं दे। बहुत कुछ है एआई के पास में। एआई के पास डाटा है लेकिन सपना नहीं है। उसके पास गति है लेकिन कोई उद्देश्य नहीं है। उसके पास गणना है लेकिन कोई डिजायर नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, किसी वैज्ञानिक के मन में एक नई खोज का सपना, किसी शिक्षक के मन में किसी आदर्श समाज का सपना, एक आदर्श स्कूल का सपना, और किसी जर्नलिस्ट के मन में सत्य को सामने लाने का सपना, और किसी किसान के मन में अच्छी फसल का सपना, बेहतर भारत का सपना किसी युवा के मन में, ये कोई कृत्रिम दिमाग तो पैदा कर ही नहीं सकता। ये मनुष्य की चेतना और उसकी कल्पनाशीलता ही पैदा कर सकती है। इसलिए एआई को मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपना सहयोगी बनाना चाहिए। अपना स्वामी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। अपने सपनों को, अपने विवेक और अपनी मानवीय संवेदनाओं को इंसान यदि न छोड़े तो एआई किसी भी व्यक्ति पर हावी नहीं होगा, जहां तक मेरा मानना है। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं इससे संबंधित बात। याद रखिए कि एआई केवल उत्तर दे सकती है, आंसर दे सकती है। एक सवाल पूछिएगा, उसका आंसर देगी, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकती है। वो दिशा नहीं दे सकती है, बिल्कुल नहीं दे सकती है। ये गणना कर सकती है, सपना नहीं दिखा सकती है आपको। ये आगे बढ़ा सकती है इतिहास की कहानियों को, इतिहास को जिसे आप जानते नहीं उसे सामने लाकर के रख सकती है, लेकिन सपने देखने का और इतिहास बनाने का हक, अधिकार सिर्फ इंसान को है। इसलिए मेरी नजर में ये कहना ज्यादा उचित होगा कि एआई ज्ञान का उपयोग तो करती है, लेकिन कल्पना जो है, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। इमेजिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्पना की उड़ान मनुष्य की शक्ति है, 21वीं सदी के भारत की शक्ति है। 2040 में भारत को ऊंचा उठाने का एक सपना है, ये कल्पना की शक्ति है। एआई हवाई जहाज बनाना नहीं बताई थी, हमारे दिमाग ने पक्षी को देख करके हवाई जहाज बनाया था। इसलिए हम सभी को मानना चाहिए कि भविष्य जो है वो मशीनों का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चाहे मशीन कितनी भी मजबूत कार्यक्षमता के साथ हमारे सामने क्यों नहीं आए, भविष्य मशीनों का नहीं होगा, बल्कि उन मनुष्यों का होगा जो सपने देखते हैं, सही प्रश्न पूछते हैं और उन सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। फिर चाहे ये साहस एआई के थ्रू ही क्यों नहीं हो, उसके दिमाग, उसके डाटा को ही क्यों नहीं लिया जाए। एआई से संबंधित ये कुछ मुख्य मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने रखा है। आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आदरणीय नमस्कार जी। हेलो जी बताएं। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि एआई सही जानकारी 100% दे रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जानकारी कैसे पड़ेगा कि एआई सही जानकारी दे रहा है? जी। आपने एआई से एक बात पूछा, मान लीजिए कोई भी सवाल पूछा, उसने बहुत अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण कर दिया, उसे कॉपी कीजिए आप, फिर आप दूसरे साइट पर जाकर के पेस्ट कीजिए। आप गूगल पे कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, लाइब्रेरीज में कीजिए, उसकी सत्यता को ढूंढिए। आपको कहीं ना कहीं दोनों के विश्लेषण में, दोनों के व्याख्या में कुछ ना कुछ फर्क मिलता है, तो आप अपने विवेकशीलता से
रिसर्चर से पूछिए कि क्या ये जवाब सही है या गलत है। आंख बंद करके अंधविश्वास ना पालने की कोशिश करें। तो फिलहाल तो रास्ता यही है। जी, धन्यवाद जी। जी बहुत सारे रंजना दीक्षित मैम। जी सर, ग्रोक सर और हेलो। एआई में क्या, ग्रोक और एआई के स्टेटमेंट क्या कंपेयर किए जा सकते हैं? क्या चीज? ग्रोक सर RS चौहान सर, ग्रोक और AI एक ही चीज है, वो दोनों अलग नहीं है। नहीं, डाटा विश्लेषण लगभग एक ही चीज है। दोनों की एनालिसिस थोड़ी सी फर्क होती है, पर both are similar. बहुत अच्छी मिलर। देखिए, एआई मनुष्य जैसी भावनाएं विकसित कर सकती है, लेकिन मनुष्य की तरह काम नहीं कर सकती। आपको नॉलेज दे सकती है, आपका मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन उस मार्गदर्शन पर पूरी तरीके से विश्वास करना आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सुंदर नहीं है। एआई मनुष्य को हरा देगी, लोग ये भी कहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एआई मनुष्य को हराएगी। आज तक मनुष्य ने मशीन को हराया है, मनुष्य नहीं मशीन बनाया है। उसकी विवेकशीलता, जैसा कि मैंने कहा कि एआई सूखे फसल को देख करके आंसू नहीं बहा सकता है, वो उसके लिए नए तरीके का उपक्रम जरूर बतला सकता है कि फसल को उगाने के लिए आपको क्या तकनीक का इस मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन करना आपको है। जिस दिन मशीनें जो है मनुष्य की तरह सोचने लगेगी, उस दिन मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये नहीं समझ पाएंगे कि माँ के आंखों में आंसू क्यों है। ये एआई कभी समझ नहीं पाएगा माँ के आंखों में आंसू क्यों है। एक सैनिक सीमा पर मुस्कुराते हुए प्राण क्यों न्यौछावर कर रहा है, ये एआई इस चीज का वो वर्णन नहीं कर पाएगा। ये एक मनुष्य, एक कवि, एक लेखक ही कर सकता है। एक कवि ही चांद को देख करके कई बार कविताएं लिख सकता है। एक कवि ही प्रेम रस की, श्रृंगार रस की या वीर रस की कविताओं को जन्म दे सकता है। ये नहीं कर सकता। मनुष्य हार नहीं सकता है। मशीन मनुष्य को नहीं हरा सकती, मनुष्य को तेज कर सकती है, मनुष्य के दिमाग को तेज कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। आपको सादर नमस्कार करती हूँ सर। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि एआई बच्चों के लिए कितना सारगर्भित है और किस हद तक बच्चों को इसके टच में रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए बच्चों को। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बच्चों के दिमाग इससे बहुत आगे बढ़ेंगे। एआई बच्चों का दुश्मन नहीं है, बच्चों को 21वीं सदी में पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। इससे बच्चे फिलहाल बिगड़ेंगे नहीं, इसलिए कि बच्चों के पास अभी इतना दिमाग परिपक्व नहीं हुआ है कि वो नेगेटिव क्वेश्चंस एआई से पूछेंगे। बच्चे अपने कोर्स से रिलेटेड बात करेंगे। बच्चे कोई ड्राइंग के बारे में बतला सकते हैं कि मुझे ऐसी एक ड्राइंग को आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो ड्राइंग बना करके दे देगा। तो बच्चों के लिए होमवर्क के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सूचनाओं के लिए थोड़ा संदेह है इसमें। जी, इसीलिए मैंने पूछा कि कई बार भी बच्चे जो है सही दिशा में जाते जाते विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। जी। तो क्या एआई के द्वारा बच्चों में भटकाव आना संभव है? एआई के द्वारा बच्चों में अभी फिलहाल भटकाव आने का कोई संभव नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया है और भी दूसरे इंफॉर्मेशन वाले जो साइट्स हैं, उससे बच्चों के मन में भटकाव ही नहीं आता है। बच्चे अपने बचपन को समय से पहले खो भी देते हैं। एआई के पास ऐसी अभी तक कोई सूचना नहीं है हम लोगों के पास या फिर मीडिया के पास कि एआई बच्चों को बिगाड़ रहा है। मोबाइल बिगाड़ सकता है, एआई नहीं बिगाड़ रहा है। सोशल मीडिया में फेसबुक बिगाड़ सकते हैं और भी यूट्यूब में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो हम लोग देख करके शर्मा जाते हैं। ये बच्चों को बिगाड़ सकता है, समय से पहले बच्चों को जवान बना देता है, यौवन के दहलीज पर खड़ा कर देता है। नाबालिगों को वो नुकसानदेह हो सकते हैं, एआई नुकसानदेह नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर। जी जो एआई से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो जानकारी मांगता है, तो रिकॉर्डेड होती है, उसका दुरुपयोग तो नहीं करता? हाँ बिल्कुल हो सकता है।
दुरुपयोग ही ज्यादा होता है। देखिए, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सूचना को क्या समझते हैं, ये सूचना जो है वो इंफॉर्मेशन जो है ये बुद्धि है। ये गलत है। पुस्तकालय में तो लाइब्रेरी में लाखों पुस्तकें होती है, पर पुस्तकालय विद्वान थोड़ी ही होता है साहब। इसी तरीके से एआई के पास लाखों ज्ञान है, लेकिन वो विद्वान नहीं है, विद्वान मनुष्य है। एआई के पास जानकारी हो सकती है, लेकिन जानकारी और समझ की बात आपके ऊपर डिपेंड करती है। ज्ञान वो है जो हम जानते हैं, बुद्धि वो है जिसे हम तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये बुद्धि है। एआई की सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी गति है, स्पीड है उसकी। वो कुछ ही सेकंडों में लाखों पन्ने पढ़ लेता है, वो हजारों मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकता कि किसी निर्णय का नैतिक पक्ष क्या होना चाहिए। यही कारण है कि दुनिया के सबसे उन्नत एआई मॉडल भी अंतिम निर्णय के लिए हमारे और आप जैसे लोगों पर ही निर्भर है। जी धन्यवाद सर। कुछ व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है उनके द्वारा, जी तो ये रिकॉर्डेड हो जाती है क्या उनके पास? हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल अच्छा, बेटा, बिल्कुल दुरुपयोग भी हो सकता है उनका? बिल्कुल हो सकता है, आने वाले समय हो रहा है। और आपके फोन पर जो आप हमारे से बात कर रहे हैं वो भी बात सैटेलाइट में है, उसका भी दुरुपयोग हो सकता है। पिछले 1 महीने में आपने किनसे बात किया है वो भी सारे डाटा निकाले जा सकते हैं और निकलते हैं, आपको मालूम है। तो एआई, क्या आप अपने घर में अपनी पत्नी से भी बात कर रहे हैं तो वो भी रिकॉर्डेड है साहब, इसलिए कि मेटा सामने में है। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की बात करने की जरूरत है। और हमेशा मानने की जरूरत है कि एआई जो है वो गणना करती है, और एआई का मतलब जीवन का वो गणित है जिससे आप भाग नहीं सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं। जी थैंक यू सर। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं संजय वसावी, महाराष्ट्र, नंदुरबार जिले से। जी 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 आ, नमस्कार। आपने जो जानकारी दी बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा। मेरे साथ में एक जो टीचर है उन्होंने कहा कि एआई का मतलब अगर हम आई और ई को जोड़े, मतलब वो डिफरेंस तो है। उन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल एनकाउंटर जो हमारे मनुष्यों के विचारों को कर रहा है वो मतलब अच्छी भी है एआई, लेकिन जो मनुष्य की सोचने की पहले गति थी, या आपने बोला कल्पना के बारे में, वो आगे जाकर शायद खत्म हो जाएगी। तो क्या है ये? आपने बहुत अच्छा कहा, आर्टिफिशियल क्या बोला, इनकाउंटर आपने कहा। हाँ, एनकाउंटर। ठीक है, आप एप्लीकेशन में कुछ भी जोड़ दें, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है कि एआई से आपके मानसिक सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी क्षमता विकसित होगी। आप न्यूज़पेपर से उतना ज्ञान बटोर नहीं सकते हैं जितना आप एआई से बटोर सकते हैं। एक पुस्तकालय में बैठना आपके लिए कठिन हो सकता है, 10 किताबें निकाल करके आप अंडरलाइन करेंगे तब आप कुछ समझ पाएंगे, लेकिन एआई आपको ये है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप एक ड्राइंग बनाने के लिए बच्चों को भेजते थे पहले ड्राइंग के टीचर के पास, संस्कृत सीखने के लिए हम लोगों के पिताजी भेजते थे संस्कृत के टीचर के पास, तब हम लोग 6 महीने में संस्कृत या ड्राइंग बनाना सीखते थे। लेकिन आज एआई कविताएं लिख रहा है, ड्राइंग्स बना रहा है, म्यूजिक तैयार कर रहा है। अगर कुछ नहीं कर रहा है तो वो पीड़ा तैयार नहीं कर सकता है, वो रो नहीं सकता है, वो आपकी संवेदनाओं को नहीं कर सकता। और इसे आप नहीं कह सकते हैं कि एआई के थ्रू मेडिकल मेंटल मर्डर हो रहा है, नहीं। एआई प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम बहुत बड़ा शब्द है, जो शब्द है अधूरा, प्यार एक अधूरा शब्द है। जो शब्द हो अधूरा वो कभी नहीं हो सकता पूरा। क्या एआई के दादाजी भी प्रेम जैसे शब्द को, प्यार जैसे शब्द को पूरा कर सकते हैं? वो विरह नहीं अनुभव कर सकता है। महादेवी वर्मा को ले लीजिए, हरिवंश राय बच्चन को ले लीजिए, निराला जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, वीर रस के महान कवि। इनके रचनाओं में जो शब्द है वहां जीवन के अनुभव हैं, संघर्ष हैं, संवेदनाएं हैं, और तो और समय की धड़कन है। ये सारी चीजों को एक साथ लेकर के कभी एआई आपको एक मंच पर खड़ा नहीं कर सकता है, जहां तक मेरी सोच है। क्योंकि कभी मैं हूं, कभी भी मैं हूं, कभी हूं नहीं, कभी भी मैं हूं। साहित्यकार पहले मैं हूं, फिर कवि हूं,
फिर बाद में, बहुत बाद में पत्रकार और लेखक, ये सारी चीजें, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब तो जीवन का एक हिस्सा है पिछले 40 सालों में। जी, और कुछ? सर, जैसा कि अभी आपने कहा था कि एआई जो है सबकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, जी मैं सर। तो अनुरोध सर इसमें ये तो जानना करूंगी था कि इसमें जो अपना किसी और अधिकार के है पास कुछ तो अच्छे उसका प्रश्न उल्लंघन हो नहीं हो तो रहा वो होगा सर? जरूर से राजेश जी से उसका हल और उसका उत्तर पाने का प्रयास करें। हमारे बीच काफी अतिथि मौजूद हैं आज के समय। जी हेलो बताइए। सर, मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने कहा था कि हमारी बातों को जो है एआई रिकॉर्ड करता है, हम्म। तो इसमें हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता सर इसमें? एआई आपकी बातों को रिकॉर्ड करता है, आपके अधिकारों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपका पहला अधिकार है कि आप एआई से कुछ भी पूछिए और उसका वो जवाब दे। अगर वो जवाब सही है तो आप अपने अधिकार के लिए बिल्कुल जी सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल आपको आपके अधिकार का उत्तर मिल रहा है। लेकिन आप एआई से किसी राजनेता को मारने का के बारे में कुछ पूछिएगा तो आपके अधिकार का उल्लंघन नहीं, आप कानून का भी उल्लंघन आप करेंगे, और तो फिर वही होगा जो आप समझते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मैं अमुक नेता को मारने का प्लान बताइए, और वो मुझे वो मारने का प्लान अपने डाटा के हिसाब से बतला देता है कि आप कहाँ रहते हैं, किस तरीके से ऐसे ऐसा ऐसा करना चाहिए, और ये अगर ये घटना घट जाती है तो निश्चित रूप से हम पकड़े जाएंगे। और यही होता है एआई के पास रिकॉर्ड की संभावना है, जिसके लिए अभी काम चल रहा है, और इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। हेलो सर। जी। एआई से आजकल देखा जा रहा है कुछ लोग कहानियां कविताएं बना रहे हैं, तो उससे जान पता लग सकता है कि एआई से बनी है या उनकी स्वयं की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एआई की भाषा को बदल दीजिए और अपने कविताओं में डाल दीजिए, लेकिन कविताएं पहले तो आपको खुद लिखना होगा ना। एआई कविताएं कैसे बना कर देगा? आप बोलिए एआई को कि मेरे को मेरी माँ पर एक कविता बना दीजिए, लेकिन उस माँ के बारे में जो दुनिया का एक अकेला शब्द है माँ, जो चूल्हा है, चौकी है, आंसू है, प्यार है, मोहब्बत है, त्याग है, ये सारी चीजें जब आपके दिल के अंदर हैं तब आप लिखिएगा कि माँ के त्याग पर एक कविता की पंक्तियां हमको लिख दीजिए, माँ के आंसू पर एक कविता लिख दीजिए, माँ और बेटे के प्यार पर कुछ पंक्तियां लिख दीजिए। उन पंक्तियों का सहारा लेकर के आप एक अच्छी कविता बना सकते हैं। लेकिन एक साहित्यकार को, एक कवि को, एक कोई भी कवि ऐसा नहीं करेगा जो सही मायने में भावनात्मक कवि है, श्रृंगार रस का कवि है, कि वो एआई को बोलेगा कि एक श्रृंगार रस की कविता लिख दीजिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कविता जो है वो, कोई भी चीज, कविता जो है वो कहते हैं कि भूख एक कविता है, प्यास एक कविता है ना। जीवन की हर आस एक कविता है, जीवन की हर सांस एक कविता है ना। थूक के साथ निकली हुई फेफड़े की खून जो है मित्र, वो भी एक कविता है, और बता रहे कि थूक थूक के साथ निगली हुई फेफड़े की खून की बूंद एक कविता है। तो कविता बन गई अपने आप में। हाँ, कविता अकेली है, वीरान है, दीवानी है, कविता लगातार संघर्षों की यात्रा है, कविता लगातार भूख है, प्यास है, कविता अमृत भी है, और कविता में मिली हुई जहर की अधिक मात्रा भी है। तो कविताएं तो आपके अंदर पैदा होती है, कविताएं एआई कहां से पैदा कर सकता है? वो तो आर्टिफिशियल कविता पैदा करके देगा, जिसकी ना रिदम है ना भावनाएं होगी। उस भावनाओं को आप कॉपी करके अपने में डालिए, एक नई कविताएं बन जाएगी। कोशिश करके देखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। जी। देखिए, एक बात और है कि यदि सोशल मीडिया एक झूठ पर करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए तो एआई उसी झूठ को डिफरेंट तरीके से, विभिन्न रूप से फैलाने लगेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर सत्य की रक्षा कौन करेगा? जरा सोचिए, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? कौन करेगा? एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट ही कर सकता है। ढूंढिए, जिम्मेदार जर्नलिस्ट कौन है? कहाँ है जिम्मेदार जर्नलिस्ट? जो जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं उनका एक लिस्ट बतलाइए।
मेहनत करते हैं, सामने रखते हैं लाकर। मैं ये नहीं कहता हूँ जर्नलिस्ट काम नहीं करते हैं, बहुत काम करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर्स ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो सर एक जानकारी और चाहिए थी आपसे। जी। सर ये अपना गूगल जो जानकारी प्रदान करता है अपन को, और जो एआई प्रदान करता है, दोनों अलग हैं कि एक ही है सर? नहीं, सॉफ्टवेयर दोनों के अलग हैं, पर डाटास तो एक ही है। आप एक ट्रांसलेशन भेजिए गूगल को, गूगल आपको ट्रांसलेशन करके देगा, 3 तरीके से ट्रांसलेशन करके देगा। उस ट्रांसलेशन को आप देखिए कि वो ट्रांसलेशन ठीक है। 100% ट्रांसलेशन गलत होते हैं, 90% गलत होते हैं, समझ गए ना। मैं आपको बतलाऊं कि बहुत पहले नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, और मैं हिंदी का वक्ता हूँ, हिंदी में काम करता हूँ, अंग्रेजी समझता हूँ, बूझता हूँ, पर अंग्रेजी में मैंने लिखा नहीं है। अंग्रेजी में कभी कोई आर्टिकल नहीं लिखा है, बिल्कुल सत्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक पूरी उनकी वेबसाइट का, एनएफडीसी बोले तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ आज के डेट में, उस समय नहीं था। तो एक प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना था। आपको जान करके आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी। मैं एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि मुझे अच्छे अनुवादक की जरूरत है। तो अनुवाद तो कई तरीके के होते हैं, कई लोग आए, और उसमें दूसरा एक लड़का आया था, 30-40 साल का होगा। उसको मैंने जो स्क्रिप्ट दिया, उसमें क्या था, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी जिसे हम लोग कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की युवानी बूढ़ी नीतियों पर लदी युवानी के 40 वर्ष, कुछ ऐसा ही था जिस पर काम करना था। तो आप जानते हैं ऑल इंडिया रेडियो को उसने क्या लिखा, संपूर्ण भारत, कुछ संपूर्ण भारत इंडिया, कुछ ऐसा लिखा कि वो हमको समझ में नहीं आया ये क्या है ऑल इंडिया। अरे यार, सीधी सी बात लिखो, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी आप कह दीजिए, वो ऑल को कह दिया संपूर्ण, इंडिया को भारत, रेडियो को रेडियो कह दिया संपूर्ण भारत में रेडियो, यहाँ तक पहुंच चुका है, अर्थ का अनर्थ कर रहा है। तो गूगल में आपकी ट्रांसलेशन कुछ कहेगी, पर आप एआई में चले जाइए तो एआई का कुछ कहेगा। मायने दोनों का होगा, लेकिन ग्रामर के दोनों में बहुत फर्क होगा। अभी जो मेरी किताब आई है, मैंने बहुत सारी किताब में सब हेडिंग्स को मैंने एआई से जोड़ करने की कोशिश की। 600-700 पेज की किताब है वो, उसमें सब हेडिंग्स को मैंने लिखा है। 1 मिनट में दिखलाना, वो दीजिएगा किताब उस तरफ से। तो बाद में मैंने इसको मंत्रालय में भेजा। मंत्रालय में जितने सब हेडिंग्स थे वो सारे के सारे लगभग वो ट्रांसलेटर्स ने चेंज कर दिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि दिस इज माय बुक, जो अमेजोन पर है, सारी चीजें हैं इसमें। सब है इसमें जैसे सब हेडिंग्स हैं, जैसे दिया हुआ है, कमजोरी में अपनी ताकत तलाशें, तो कुछ और था, फाइंड योर स्ट्रेंथ इन वीकनेस। तो कई ऐसी छोटी छोटी चीजें, सफलता को तमाशा ना बनाएं। अब देखिए तमाशा जैसे शब्द है, तो डोंट मेक सक्सेस स्पेक्टेकल। तो इस तरीके की चीजें ट्रांसलेशन में आते हैं। और बहुत ज्यादा आप चैट जीपीटी से भी ट्रांसलेशन नहीं कीजिए, और प्रोफेशनल लिटरेचर वाले प्रोफेसर्स को दिखलाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं कह रहा था कि एआई केवल सुविधा नहीं दे रहा है, बल्कि एक नया संकट भी पैदा कर रहा है, और इसे हमें समझने की जरूरत है। डीफेक न्यूज है, व्यक्ति का आवाज बदल दिया जा रहा है एआई में। सीनियर जर्नलिस्ट को की कॉपी लेकर के, उनकी आवाज को लेकर के दवाइयां बेच दी जाती है, कोई सामान बेच दिया जाता है, नकली रामदेव बाबा तैयार कर दिए जाते हैं, और लोग देखते हैं फेसबुक में पूरे तरीके से, और लोग समझते हैं कि ये तो रामदेव बाबा का ये मैसेज आ रहा है। तो इससे भी बचने की जरूरत है, और ये सारी चीज हर नागरिक को पहचानना चाहिए कि ये जो वीडियो आ रही है, ये वीडियो सचमुच में अमुक आदमी की है या इसमें कारीगरी की गई है। जी माफी चाहती हूँ सर, मैं एडवोकेट सावित्री निहारिका प्रजापति इंदौर से हूँ, और हाल ही में मुझे 5 साल हो गए हैं प्रैक्टिस को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। बहुत सुंदर। या और छोटा मोटा सोशल वर्कर भी करती हूँ मैं। बहुत अच्छा जी, इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ सर। बहुत। सोशल वर्क में आप क्या कर रही हैं, किस पर काम कर रही हैं? सर जैसे जो निर्धन बच्चे होते हैं, असहाय लोग होते हैं, और जैसे वृद्धाश्रम के जो बुजुर्ग लोग रहते हैं सर, उनके पास जाती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। बहुत अच्छा। जी सर।
और सर साल में एक बार क्या रहता है, मेरे घर पे है ना, मैं सुंदरकांड करवाती हूँ और फिर भोजन वगैरह जो बच्चे रहते हैं, जो मूक बधिर रहते हैं सर, उनको भोजन करवाती हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप थैंक यू सर। कभी कभी जब इतना अच्छा काम कर रही हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप श्री अमोद कंठ जी से भी जरूर मुलाकात कीजिए और उनसे अपने बारे में बताइए, और उनकी संस्था के लिए भी कुछ करने का आपको मौका मिलेगा। अमोद कंठ अमोद कंठ जी। हाँ, जिनकी बहुत बड़ी एनजीओ है प्रयास के नाम से। जी सर, वही कहाँ पर है सर? इंदौर में ही? नहीं, इंदौर में तो नहीं है, वो तो दिल्ली में है। ऐसे पूरे भारत में उनकी प्रयास संस्था चल रही है, भटके हुए बच्चों को एक नया जीवन देने का काम कर रही है। जी सर, बिल्कुल। मैं तो उनसे किस तरह से मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ? आप गूगल पे ढूंढ लेंगी और फिर संदीप से कांटेक्ट कर लेंगी, उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, मेरे रेफरेंस से आप बात कर सकती हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ऑनरेबल मेंबर, किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप आ सकते हैं प्लीज। हेलो जी जी नमस्कार। सर, ये एआई का उपयोग करने से बौद्धिक क्षमता और सोचने की क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पे? ऑनरेबल मेंबर, पहले अपना परिचय देना चाहिए, देन उसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, मैं गणपत सिंह भदौरिया ग्वालियर से हूँ जी, विदेश एडवाइजर। बहुत अच्छा। आपका प्रश्न है कि आपकी बौद्धिक क्षमता पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यही है ना? हेलो हेलो। हाँ जी। जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप ये बतलाइए कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको ज्ञान ही तो हुआ ना। अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और हमारे धर्म के हिसाब से आप कहते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो आपके परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे अमुक व्यक्ति जो हैं, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे भाई नित्य प्रति गायत्री मंत्र का एक माला जाप करते हैं। लेकिन उस गायत्री मंत्र को आप समझते भी हैं, तभी तो जाप करते हैं, तो ये आपके बौद्धिक विकास को बढ़ाता है। लेकिन इसकी जगह पर अगर आप कहने लगिए ओ सुप्रीम लॉर्ड, डॉर द पावर ऑफ एग्जिस्टेंस, इंटेलिजेंस इन ब्लिस which cheers the luminous luster, intellects and godless, so that is same thing. God यानी nature, there is far difference between भगवान and God and ईश्वर, और इसको आप दूसरे तरीके से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप देखिए, तीनों चीजों को अगर आप व्याख्या करते हैं तो लगभग एक ही चीज होता है। तो किसी चीज को पढ़ने से आपके ज्ञान का विस्तार होता है। हमारा मानना है कि अच्छी चीज पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान बढ़ेगा, बुरी चीजें पढ़ेंगे तो ज्ञान घटेगा नहीं साहब, उसमें भी ज्ञान आपका बढ़ेगा। गंदी से गंदी चीजें भी पढ़ेंगे तब भी ज्ञान बढ़ेगा। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि गंदी चीजों को हमें अपने पास आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। नहीं सर, मेरा प्रश्न है, यदि पका पकाया खाना मिलेगा तो बनाना कैसे सीखेगा व्यक्ति? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर बिल्कुल, इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि हम इस चीज को किस तरीके से उपयोग में ला रहे हैं, इस पर ध्यान दें। और बना बनाया खाना आपको कब तक मिलेगा? बाजार का खाना कब तक खाएंगे? आप बीमार पड़ जाएंगे साहब। इसलिए घर के खाने को और अपने विवेकशीलता को भी इस्तेमाल करें। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। ठगने की बात नहीं होनी चाहिए, जीवन में स्वयं को मत ठगिए। आप समझ लीजिए कि एक चुनाव से पहले किसी राष्ट्रीय नेता का फर्जी वीडियो आप बना देते हैं। कोई आपके पड़ोसी में कोई निगम पार्षद है, उसका एक फर्जी वीडियो बना करके वायरल कर देते हैं, तो आपको तो ना तो किसी को हींग लगे ना फिटकरी, उसको तो आपने बदनाम कर दिया। किसी जज की नकली आवाज बना करके आप जजमेंट दिखला देते हैं। आपके संस्थान में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, जज हैं। किसी परिवार के सदस्य की कृत्रिम आवाज को बना करके आप उसे ठग लेते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? किसका होता है? केवल उस तकनीक का नहीं होता है, एआई का नहीं होता है, सबसे बड़ा नुकसान होता है समाज के विश्वास का। सर नमस्कार, मैं हरीश कुमार केवला राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। जी जी। सर मेरा प्रश्न ये था कि
प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर सरकमस्टेंस हमें एआई को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना चाहिए ताकि हम सेफ भी रहें, उस चीज का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़े हमारे डेली जीवन पर। आप सेफ रह सकते हैं एआई के उस शक्तिशाली यंत्र तंत्र को अपनाकर, सही प्रश्न पूछकर, तथ्यों के सत्यापन को समझकर नैतिक निर्णय ले सकते हैं। आपको एक बात बतलाता हूं कि एक शिक्षक के पास में 2 विद्यार्थी थे। शिक्षक ने एक विद्यार्थी से पूछा, यदि तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हो, सबसे शक्तिशाली तकनीक हो, तो तुम क्या करोगे? गरीब किसान खड़ा हो गया, बोले जी सर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले खेती के बारे में सीखने की कोशिश करूंगा। पहले विद्यार्थी ने कहा कि मैं कंप्यूटर से क्या करूंगा, खेती के बारे में सीखूंगा। वेरी गुड। दूसरे ने उत्तर दिया, कंप्यूटर मुझे बताएगा कि खेती कैसे होती है, लेकिन किसान मुझे बताएगा कि सूखे से उम्मीद कैसे की जा सकती है और सूखे से कैसे बचा जा सकता है। तो दोनों में 2 फर्क हो गया ना, दोनों में 2 बातें हो गई। एक ने कहा कि मैं सीखूंगा, एक ने कहा कि मैं कुछ इस तरीके की बातें सीखूंगा। यही अंतर एआई और मनुष्य के बीच में है। तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि क्या इंसान एआई से आगे निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। आने वाला युग उसी का होगा जो तकनीक और मानवीय मूल्य दोनों के बीच बैलेंस बना करके चलेगा। इसलिए हमें एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उसे जीवन में अपनाने की जरूरत है और सकारात्मक रूप से अपनाने की जरूरत है, जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ अपनाने की जरूरत है, मानवीय विवेक के साथ अपनाने की जरूरत है। जी थैंक यू सर। एक बात और बतलाऊं कि भविष्य निश्चित रूप से सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा योगदान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सशक्त मजबूत मानवीय ज्ञान की वृद्धि हो रही है, होगी, जब तक कि इसका गलत उपयोग नहीं किया जाए। गलत उपयोग तो हर जगह होता है। जब नई चीजें आती है तो उस चीज का गलत उपयोग होता है। नए नोट निकलते हैं तो नकली नोट भी बन जाते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट भी बन जाते हैं। इस पर सरकार का काम है ध्यान देना, और दिया भी जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने एक बहुत बड़ी बात की है। आज मैं पढ़ रहा था अपने ऑफिस में कि परिस्थितियों से विचलित हुए बिना विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही नई तकनीक है। ये संदेश आज भी उतना ही रिलेवेंट है दोस्तों। एआई हमें विकल्प केवल दे सकता है और विकल्प के आगे निर्णय सिर्फ हमारे हाथ में है कि मुझे क्या करना है। शायद स्वामी विवेकानंद होते तो कहते एआई सूचना दे सकता है, लेकिन कैरेक्टर, साहस और आत्मविश्वास तो हमारे अंदर ही होना चाहिए ना साहब। आत्मविश्वास आप पूछिए ना एआई से लिख के, हम अपने में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई है। वो पूरा चार्ट निकाल कर दे देगा, योगा कीजिए, कौन सा योगा कीजिए, कौन सा जूस कीजिए, क्या अनुलोम कीजिए, क्या विलोम कीजिए। तो आप उनसे ही पूछ करके सारा काम करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना बतलाऊं कि बहुत पहले मुझे सडनली कई दिनों से, मैं एक फिल्म बनाने के लिए दरभंगा जा रहा था, और ये उन दिनों की बात है जब बैंक से रुपये नहीं निकल रहे थे, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकलते थे। तो मैंने बड़े मुश्किल से 20,000 रुपये तो रखे थे अपने पास निकाल के। फ्लाइट की टिकट भी थी। हमारे पुराने रिटायर्ड साथी दूरदर्शन के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं डॉक्टर अमरनाथ, हमने बोला यार क्या कर रहे हैं आप भी, चलिए चलते हैं। मुझे साहित्य अकादमी ने यह काम दिया है और जाना ही होगा दरभंगा, क्योंकि वहाँ ड्रोन कैमरा उड़ाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, वहाँ के वो डीएम ने नहीं दिया था। तो मुझे जाना था, ये खुद डीएम से मिलना था, हमारे कैमरामैन के बस की बात नहीं थी। तो ठीक है साहब, हम सुबह से ही पेट में एक
असंतोष तरीके की, एक तरीके की पीड़ा हो रही थी, पता नहीं क्या था। तो भाई बच्चों ने कहा कि आप ऊबर पे चले जाइए साहब। तो मैं ऊबर पर बैठा और आंख बंद करके ब्रीफकेस रखा, चला गया। नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी। नेक्स्ट डे क्या, आज ऑफिस जा रहा हूँ, यानी कल सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना था, 6-7 बजे की फ्लाइट होगी। तो कंटिन्यू दर्द था। तो जैसे आप जैसे साथियों से बातचीत करने लगा या किसी का फोन आ गया, तो मैंने उनको कहा कि भाई बड़ा प्रॉब्लम है, 3 से बड़ा। तो तरह तरह के लोग, जितने लोग उतनी बातें, किसी ने ये खाइए, किसी ने बोला खाइए। हमने चलो वो सारी चीज़ें ठीक है। ऑफिस जाकर के मैं अपने लाइव का प्रोग्राम सब सेट वेट किया, सब चीज़। अपने असिस्टेंट को बोला कि बेटे ऐसा है, और इस शनिवार को मैं नहीं रहूँगा, नेक्स्ट सैटरडे भी मैं नहीं रहूँगा। तो 2 हफ्ते का तो प्रोग्राम और लाइनअप और कौन कौन से गेस्ट आएंगे वो सारा कर दिया है। एंकर को बतला दिया मैंने सारी चीज़ें, कैसे क्या करना है। अपने असिस्टेंट प्रोड्यूसर को बता दिया कैमरा। और उसके बाद टेक्निक में बहुत सारे वो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, सब ने मेरे सहयोग किया। बोला आप साहब जाइए। भाई साहब मुझे दर्द होता ही रहा। शाम को मैं समय पर 6 साढ़े 6 बजे ओला उबर लेकर के फिर घर के लिए चला कि जल्दी जाऊंगा, सुबह उठना है। भाई साहब ये पेट का दर्द मेरा कम नहीं हुआ। हाँ, तो मैं आपको बतला रहा, कम नहीं हुआ, इसको आप याद रखेंगे। तो मैं जिस टैक्सी से जा रहा था ऑफिस, मैं रोहिणी में रहता हूँ, टैक्सी सीधे से रिंग रोड पर आती है और मेरे ऑफिस ले जाती है। एम्स के आगे मेरी ऑफिस हुआ करती थी। साहबजादे वो टैक्सी वाले मुझे महिपालपुर से, अगर आप परिचित होंगे तो महिपालपुर में कहीं घुमा रहे थे। जो मेरी आंख खुली, मैं बोला भाई इधर कहाँ आ गया? बोला साहब वो जीपीएस जो कह रहा है ना, मैं उसी के थ्रू तो चल रहा हूँ। अच्छा, मैं आंख बंद किया था, मैं समझा था अपनी तरफ से निकलेगा, पंजाबी बाग आएगा और रिंग रोड से सीधा मेरे ऑफिस एकदम नाक के टक्कर पर एम्स के पास। बहुत नाराज हुआ उस समय। बोला गधे, तुम जीपीएस से चल रहे हो, अगर अपने बाप की बात माने होते तो जीपीएस की जरूरत नहीं होती। दिल्ली में इतने साल से गाड़ी चला रहे हो, ये महिपालपुर की तरफ हरियाणा बॉर्डर पर हम घूम रहे हैं। तो यही स्थिति एआई का है, आपको भटका भी सकता है, 100% आपको रास्ते पर ले जाए, ये नहीं हो सकता है। तो साहब वो मैं एक संदर्भ निकल गया कि फिर मैं गया, मैं आरएमएल में भी एडमिट हुआ और फिर सुबह निकल भी गया मैं 2 बजे। फिर आराम से सूट उठ किया और 10 दिन तक रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। फिर टेस्ट करवाया तो कुछ कोई दूसरी तरीके की समस्याएं थी, वो मसल्स वगैरह में पेन था, जो हमारे साथ साथ चेस्ट में और पेट को पेन कर रहा था। इस वीडियो को अपना दायित्व समझते हुए कम से कम 3 लोगों को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके। ये वीडियो विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया है एवं इसके सभी अधिकार हमारे पास सुरक्षित हैं। ये वीडियो विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.whrrc.org पर भी उपलब्ध है। मानवाधिकार संरक्षण, जांच, अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श, कानूनी सहायता, सहयोग के लिए आज ही हमसे जुड़ें।